रानी तुम्हारे पापा पुकारा और हम चले आए। कहाँ थे आप? कब से फोन लगा रही हूँ। और तुम्हें फोन की पड़ी है? जानती हो मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? बारात में आई लड़के ने मुझे घेर लिया और रानी का फादर नहीं बड़ा भाई ट्रीट कर रही थी। अरे घेर लिया मुझे। पापा मेरे आइडल थे, खुश मिजाज, ईमानदार और सबसे बड़ी बात मेरी माँ के प्रति वफादार। इसलिए जब मेरी शादी मनोज के साथ होने वाली थी, मैं भी यही प्रार्थना कर रही थी कि मनोज बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो। मनोज, तुम्हारे फोन में ये किसका मैसेज है? कौन है ये लड़की? और तुम्हारे साथ इनडायरेक्टली सोने की बात कर रही है? और तुम? अरे रानी, तुम गलत सोच रही हो। देखो वो सिर्फ मेरी दोस्त है और दोस्तों में ऐसा मजाक चलता रहता है, आजकल जमाने में कॉमन है। तुम जानती नहीं हो। अगर मैं किसी लड़के के साथ ऐसी बात करूं तो? क्या बोली तू? तू मेरी बीवी है, हाथ में लेके बोला कर। कुछ मर्द ऐसे ही होते हैं, उनकी मर्दानगी पे तब चोट पहुंचती है जब उनकी बीवी उन्हें ऐसे आईना दिखाती है। मैं माँ बन के खुश थी, फिर अचानक ख्याल आया कि शायद एक पिता की जिम्मेदारियां मनोज को अच्छा पति बना दे। पर कैसे बनता? उसे अपनी अय्याशियों से फुर्सत ही कहाँ थी। और इसी दौरान मेरे पापा भी गुजर गए। जिंदगी की धूप छांव में शादी के 10 साल निकल गए, लेकिन अब इस रिश्ते में ऐसा पड़ाव आया जिसने इस रिश्ते की दिशा ही बदल दी। हाय। हेलो। अजनबी जब अच्छा लगने लगे तो उसे अपना परिचय दे देना चाहिए। हाय, आई एम मनोज। जूही। हाय। आप मैरिड है ना? नो, क्यों? मैंने अभी आपको एक लेडी और बच्चे के साथ देखा था। अच्छा वो मेरी भाभी है और बच्चा मेरा भतीजा है। मैं इसका चाचा हूँ। चाचा? क्या चाहो तो डीएनए टेस्ट करके दिखा दूं? अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं। भैया के डेथ के बाद भाभी और यश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। लेकिन मेरी भाभी बहुत ही सेल्फिश है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी हुई तो मेरी बेबी उससे सब कुछ हड़प लेगी। इसीलिए उन्हें मेरा किसी भी लड़की से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी भाभी हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, मैं तुम्हें प्रपोज करने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सो विल यू मैरी मी? वैसे भी 4 दिन बाद मैं अपने घर वापस जा रही हूँ मुंबई, और ये 4 दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से गुजारेंगे, और इसी बहाने मेरा जयपुर घूमना भी हो जाएगा। बस जूही, इन 4 दिनों में न फोन न ऑफिस, सिर्फ मैं और तुम। रानी उन खुशहाल बेटियों में से एक थी जो अपने प्यारे पापा की छवि अपने पति में देखने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन रानी की शादीशुदा जिंदगी की हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल विपरीत थी। बेटी से बहू, बीवी और मां बनने तक एक औरत जो अपनी जिंदगी में बदलाव देखती है, वो पुरुषों की जिंदगी के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौती भरे होते हैं। ऐसे में अगर औरत को अपने जीवन साथी का सच्चा प्यार ना मिले तो उसकी जिंदगी कोरे संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं रह जाती। और जब पति मनोज जैसा विश्वासघाती हो तो एक स्वाभिमानी औरत अपने आप को ऐसे मझधार में खड़ा पाती है जहां से लौटकर अपने मायके जाना भी उसके लिए आसान नहीं होता, और पति के साथ रहना भी। मनोज, चाय रेडी है। गुड मॉर्निंग। चाय नहीं पीऊंगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनो, रात को लेट आऊंगा आज, ठीक है? बाय।
मनोज, क्या चल रहा है ये सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ? और तुम एक बच्चे के बाप होकर इस बाजारू लड़की के साथ? वो मेरी भाभी है और बच्चा मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ। रानी तमाशा मत करो, ये हमारा घर नहीं है, चलो चलो। तमाशा? तमाशा तो तुमने बना दिया मेरी जिंदगी का। और तू अगर मेरे पति के आसपास नजर भी आई ना तो जेल में भिजवा दूंगी। सोच नहीं पाएगी क्या करूंगी तेरे साथ। रानी, हटो तुम। रानी, जी मेरी बात सुनो, जी सुनो मेरी बात, जी सुन मेरी बात सुनो, इस औरत ने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है, मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अच्छा, तुमने मुझे समझ के रखा है? हाँ, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं तो अगली बार मुझसे तभी मिलना जब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका। जूही, 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 मत जा प्लीज, जूही। रानी, जूही पे हाथ उड़ेगी तू? मम्मा प्लीज तो ना। आप देख तो ना मम्मा। हाँ बेटा। मुझे पीट के उसने उन थप्पड़ों का बदला लिया जो मैंने अपनी सौत पे बरसाए। मनोज ने बता दिया कि उसकी नजर में मेरी औकात क्या थी। रानी जैसी न जाने कितनी औरतें रोजाना घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और घर की चार दीवारी के अंदर होने वाले इस अपराध की ज्यादातर पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं करवाई जाती। रानी ने जब अपनी आप बीती अपने मायके में बताकर उनसे सहारे की उम्मीद की तो उसे यही शिक्षा मिली कि पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं, घर की बातें अगर घर के अंदर ही सुलझ जाएं तो इसी में औरत की भलाई है। मिल के बताऊंगा ना तुम्हें, और मिलो तो सही। अच्छा फोन करते हैं। मेरा चैंपियन बेटा, चैंपियन बेटा कैसा है? ठीक हूँ। ठीक है, चल मुझे से। ये एक माँ की हार थी, बीवी की भी हार थी, लेकिन उससे भी बढ़ के एक औरत की हार थी। ट्रस्ट में जूही, मैं खुद इस औरत से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती नहीं ये कितनी खतरनाक और चालाक औरत है, मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकाल के रखता हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थैंक यू। फोन कर। जासूसी कर रही हो मेरी? जासूसी नहीं कर रही, तुम्हारी हालत को अपने हालात के साथ जोड़ के देख रही हूँ। तुम जूही के तलवे चाट रहे हो और मैं औकात में लेके बात कर। तुम्हारी औकात तो मेरी औकात से ही बदतर है। कहावत सुनी है तुमने, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तू मुझे कुत्ता बोलेगी? बता दो, रुक। क्या बोली तू? मुझे कुत्ता बोलेगी? दिखाता हूं मैं तेरी औकात। रानी, रानी को होश आ गया। मामा मैंने कहा था ना रानी को होश आ जाएगा, आज आ गया होश। देखो मामा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हाँ? तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगी। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती मैं और कंचन तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ भाभी, आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। अरे ना भाभी, एक्सीडेंट की वजह से आपकी कमर पैरालाइज्ड हो गई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं ना आपकी देखभाल करने के लिए। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी तरह के साथ मुझे नहीं चाहिए। जाओ तुम लोग, जाओ। पुलिस आई है। पुलिस? हाँ पुलिस। रानी, बेटा रानी, बेटा बाहर पुलिस आ गई है।
तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को कुछ मत कहना। प्लीज भाभी, देखो हमारे बारे में ना सही, यश के बारे में तो सोचो। हटे हटे प्लीज, बयान लेना आपको। ये सब कैसे हुआ आपके साथ? बताइए, कौन है आपकी इस हालत का जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जी? मेरी लापरवाही के कारण हुआ। अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा नहीं और सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया। सिर्फ एक एक्सीडेंट है, कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस को अपने पति के जुल्मों का सच बताने की हिम्मत जुटाकर भी रानी ये सोचकर पीछे हट गई कि जब उसका शरीर साथ था तब उसे अपने मायके से सहारा नहीं मिला, तो अगर इस हाल में वो अकेली पड़ गई तो कैसे एक अपाहिज मां अपने बेटे का पालन पोषण करेगी। रानी अपने हालात से समझौता करने पर मजबूर थी, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अब उसका पति नीचता की सारी हदें पार करने वाला था। रानी, घर आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अच्छा ही लग रहा होगा, बहुत दिनों बाद घर आई तुम। यस, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। चिंता मत करो भाभी, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मम्मी दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं बेटा। कंचन, मुझे बाथरूम जाना है। कंचन, कंचन। मैं क्या इसकी गंदगी साफ करने के लिए पैदा हुई हूँ? वो जो बेटा उसने बिस्तर गंदा कर दिया ना, तो हमें ही साफ करना पड़ेगा। जा बेटा, झेल ले कुछ देर और। जा कंचन, झेल ले बेटा और थोड़ा। क्या हुआ? यश, आप ना सिर्फ अपनी स्टडी में ध्यान दो और किसी बात में ध्यान मत दो, ठीक है? आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। बहू, ये लो जूस पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। पी लो ना भाभी। हाँ, मेरा मन नहीं दादी है। मैं पी लेता हूँ। वो बेटा, आप बाहर जाओ। ठीक है मम्मा। वो बहू, उसमें क्या बर्फ थी, तो वो तबीयत खराब हो सकती थी बच्चे की। अगर आप लोगों की नफरत की वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। कैसी बातें कर रही हो भाभी? माँ भला आपसे नफरत क्यों करेंगी? कंचन, मेरे साथ झूठा दिखावा मत करो। अगर आप लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो ला दो जहर, खुशी खुशी पी लूंगी, लेकिन ये दिखावा मत करो। पहले पति नहीं चाहता था कि मैं जिंदा रहूं, अब सास और ननद भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं अब तक जिंदा थी। शायद इसमें भी मनोज की ही कोई चाल थी। इस रानी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब मैंने उसे डाइवोर्स मांगा तो वो अपना सर दीवारों में मारने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की और सीढ़ियों से गिर गई और पैरालाइज्ड हो गई। अब वो मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने उसे डाइवोर्स मांगा तो मुझे जेल भिजवा देगी। क्या औरत अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना, तो तुम भी वैसा ही क्यों नहीं करते जैसा वो कर रही है? मतलब क्या? मुझसे शादी करके मुझे अपने घर ले चलो। ये तुम मेरी खुशी के लिए इतना कुछ सोच रही हो अमन, ये सब थैंक्स जूही। अब देखो, दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। रानी, ओ रानी, क्या हुआ? रानी, रानी, ओह, कुछ नहीं, संभल के, कुछ नहीं होगा रानी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। मामा और कंचन तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखते लगता है आजकल। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी और यश की देखभाल के लिए अब उन पे डिपेंड नहीं रह सकते हम। मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं जूही से शादी कर लूं।
तुम्हारा जो भी जवाब हो वो सोच के बता दो मुझे। जिसे बिकाऊ बोल के मैंने गाली दी थी, अब वही मेरी सौत बन के मुझे बिकाऊ कहेगी। मैं हाँ करती या ना करती, होना तो यही था। आज पहली बार दिल से आह निकली कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी थी। दीदी, आज से आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैं इस घर में मनोज की बीवी जरूर बनकर आई हूँ, लेकिन इस घर की बहू हमेशा आप ही रहेंगी। छोड़ो ना, अभी नहीं, प्लीज थोड़ा सब्र करो। आओ आओ। दीदी, दीदी, क्या जरूरत है दीदी खुद से उठने की? एक बार आवाज लगा दी होती। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए दीदी। मेरा मनोज की बीवी बनकर आना इस घर में आपको पसंद नहीं आ रहा ना? बट ट्रस्ट मी दीदी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। ट्रस्ट मी। टेक केयर। हमारी खुशी पे नजर लगाने वाला जब हमारा नजरिया बदलने लगे, तब लगता है कि शायद हम कितना गलत सोचते थे उसके बारे में। जूही का बर्ताव देखकर कभी कभी मुझे ऐसा ही लगता था, पर क्या वो वाकई ही अच्छी थी? दीदी, ओहो, और कितना पढ़ोगी? नीचे चल के आराम करते हैं, चले? नमस्ते। बुरा मत मानना दीदी, पर मनोज ने ये अच्छा नहीं किया। पहली बीबी रानी के होते हुए वो दूसरी शादी कर लाया। पता है आपकी मोहल्ले भर में कितनी बदनामी हो रही है। दुनिया चाहे जो भी कहे मौसी, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। रानी भाभी की देखभाल करने से मुझे तो मुक्ति मिली। अरे देखभाल ही करनी थी तो कोई नर्स ले आता। पहली बीबी के होते हुए दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? क्या बात है जूही? मैंने सुना तुमने दिव्या से कुछ नहीं कहा है? ना सब कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला? दुनिया मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी कहती है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है खुद पर। उस दिन मैंने उसे मर क्यों नहीं जाने दिया? किस दिन की बात कर रही तुम? तुम्हें नहीं पता, एक हफ्ते पहले जब घर में कोई नहीं था, मैंने अपने भाई को घर पर बुलाया था। वो छत पर बैठी थी। मैंने अपने भाई को कहा जाके गला दबा के मार दे, लेकिन उस दिन कंचन कॉलेज से जल्दी आ गई और मुझे मजबूरन उसे बचाना पड़ा। दीदी, दीदी, ओहो, और कितना पढ़ोगी? फिलहाल ऐसा करते हैं जूही, रानी के लिए केयरटेकर हायर करके मैं तुम और यश कहीं और चले जाते हैं। ऐसा करने से भी मेरे ऊपर से कौन सा दूसरी बीवी कहलाने का था बढ़ जाएगा। हमें कुछ और सोचना होगा। दीदी, आपकी चाय। दीदी, रानी, 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 रानी अपनी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर ही जी रही थी। उसकी हत्या ने उसकी मौत को महज एक औपचारिकता दी थी। यूं तो रानी का दम घोटने वाले कम नहीं थे, लेकिन फिर भी ये केस तब तक जिंदा था जब तक कातिल सबूत समेत पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके खुलासे इतना विचलित कर देते हैं
कि उनका असर इंसान के जहन से ताउम्र निकल नहीं पाता। इस केस का खुलासा भी बेहद चौंका देने वाला था, जिसकी हकीकत को शायद वही महसूस कर सकता है जिसने रानी जैसी जिंदगियां बहुत करीब से देखी हों। सर, लूटपाट भी हुई है। जितने भी गहने कैश वगैरह गायब हुआ है, इनसे पूछ के नोट करो। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतजाम। ओके सर। वीणा, यस सर, जाके ट्रेसेस लो और जगह भी देखो। ये छत का दरवाजा आपने अभी खोला या हमेशा खुला रहता है? नहीं सर, छत का दरवाजा हम खुला छोड़ के ही सोते वेंटिलेशन के लिए। सर, ये देखिए, ये बोतल इस फ्रिज के अंदर रखी हुई थी। इस बोतल पर ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। और सर, ये देखिए, ये चाकू इस डाइनिंग टेबल पे इस स्टैंड के अंदर रखा हुआ था। इस पर ब्लड के ट्रेसेस हैं। ब्लड के सैंपल्स लो और जितनी भी चीजों पे ब्लड मिला है इन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दो। सर। और घर के सारे मेंबर्स के फिंगरप्रिंट्स लो और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। ओके सर। सर, मैंने रानी के पड़ोसियों से पूछताछ की और कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। पर हाँ, कुछ दिन पहले उस कॉलोनी के एक घर में चोरी हुई थी। शायद ये काम उसी चोर का हो। भला किसी चोर को एक अपाहिज से क्या खतरा हो सकता है जो वो रानी की जान लेता? छत का दरवाजा जानबूझ के खुला छोड़ा गया ताकि रानी की हत्या को चोरी के साथ जोड़ के घर वालों पे शक ना किया जाए। रानी के ससुराल वालों को बुलाओ। मुझे लगता है ये काम बाहर वालों का नहीं, घर वालों का ही है। सर, उस रात 11 बजे सो गया था। मेरी आंख सुबह जूही की चीख से खुली जब उसने रानी की डेड बॉडी देखी थी। रानी का कमरा ठीक तुम्हारे बराबर वाला है। रानी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें उसकी चीख सुनाई नहीं दी? नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद में था। रात को थोड़ी सी पी रखी थी सर मैं। सर, मैं और मम्मी तो सुबह 8 बजे गांव वापस जाने वाले थे। हम खुद हैरान हैं, ऐसे अचानक से ये सब क्या हो गया। एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी के होते हुए भी तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की, क्यों? सर, मनोज ने ये शादी रानी की रजामंदी और कोर्ट की परमिशन लेके की थी। रानी को कोई एतराज नहीं था। सर, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो रानी भाभी को नुकसान पहुंचाए। ये काम जरूर किसी चोर का है। भाभी के कमरे से गहने और कैश भी गायब था। सर, रात को एक बार करवट बदलते हुए मैंने हॉल में किसी की आहट सुनी थी। शायद वहां कोई था। कंचन अक्सर अपने रूम में पढ़ाई करती है, तो आई थॉट कि वो अपने लिए कॉफी बनाने के लिए नीचे आई होगी। उस वक्त रात के कितने बजे होंगे? 1:30। आप 11 बजे सोएंगे, रात को अचानक आपकी आंख खुली। आपको कैसे पता कि उस वक्त 1:30-2 बजे होंगे? क्योंकि सर, कंचन ही है जो रात को लगभग 2 बजे तक पढ़ाई करती है। सर, रानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रानी की हत्या रात के 1:30 से 2 बजे के बीच हुई है। और जूही ने भी रात के 1:30 से 2 बजे के बीच हॉल से आवाजें सुनी थी। अब सवाल यह है कि वो वाकई अंदाजा लगा रही है या वो सच में जानती है कि रानी की हत्या 1:30 से 2 बजे के बीच में हुई। लेकिन सर, उसका कहना था कि कंचन हॉल में आई थी और फ्रिज से मिली पानी की बोतल और चाकू पर जो फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं, उससे उसका अंदाजा और पुख्ता होता है। ठीक है, लेके आओ इस कंचन को। सर, मैंने भाभी को नहीं मारा। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं मारा तो पानी की बोतल और चाकू पे तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? क्योंकि मैं रात को नीचे हॉल में आई थी
मैं अपने रूम में थी, मुझे प्यास लगी तो मैंने देखा रूम में पानी नहीं था, इसलिए मैं नीचे आई। सर जब मैं हॉल में आई तो वहाँ अंधेरा था। मैंने नाइफ डाइनिंग टेबल पे पड़ा देखा तो उसे उठा के नाइफ स्टैंड में रख दिया। फिर मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और बोतल वापस फ्रिज में रख के चली गई। रानी के मर्डर के अगली सुबह तक उसके रूम की लाइट्स ऑन थी, मतलब रात को भी ऑन होंगी। हाँ सर, भाभी का रूम तो बंद था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उनके कमरे की लाइट्स ऑन थी। दरअसल भाभी को रात रात भर बुक्स पढ़ने की आदत थी, मुझे लगा वो बुक पढ़ रही होंगी, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे इस बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, और इसका ये मतलब नहीं कि मैंने मर्डर किया है। सर मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए सर। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के एविडेंस हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर कैसे आए? हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माना कि कंचन प्रोफेशनल किलर नहीं, लेकिन इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि अपने फिंगरप्रिंट्स पानी की बोतल और उस चाकू पे छोड़ दे। लेकिन एक और बात मुझे खटक रही है, मनोज और जूही का कमरा रानी के बराबर में है। जूही को हॉल में कोई आहट सुनाई देती है, लेकिन हत्या के वक्त निकली रानी की चीख सुनाई नहीं देती। सर हो सकता है कंचन ने रानी का मुंह दबा के गला काटा। ये स्केच किसका है? सर ये उसी चोर का है जिसने रानी के मर्डर से पहले उस कॉलोनी के अंदर चोरी की थी। सर मैंने हॉल में सिर्फ किसी के आने की आहट सुनी थी। अगर रानी की चीख सुनी होती तो मैं और मनोज सबसे पहले बाहर आते। तो आपको लगता है कि कंचन ने रानी का गला काटने से पहले उसका मुंह इतनी जोर से दबाया कि उसकी चीख भी नहीं निकली? नहीं साहब, मेरी बेटी ने नहीं मारा रानी को, आप गलत सोच रहे हैं। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जूही से कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कंचन सच में इतनी क्रूअल और क्रिमिनल माइंडेड थी? आई डोंट नो सर, लेकिन रानी ने मुझे बताया था कि कंचन ने उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। जो ही तुम्हें पता है, घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं और अब तो मैं भी पसंद करने लगी हूँ, इसलिए तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कंचन ने एक बार तकिए से मुझे मारने की कोशिश की। सर कंचन के इस बिहेवियर से रानी बहुत परेशान थी। सब ये झूठ है, मेरी बेटी ने कभी ऐसा नहीं किया। मनोज बोल दो, मनोज बोलता क्यों नहीं तो? आप अपनी बेटी को बचाने की कोशिश मत कीजिए, चाकू पर कंचन की उंगलियों के निशान थे। माना सबूत कंचन के खिलाफ है, लेकिन मनोज और जूही भी कम स्मार्ट नहीं है। रानी के साथ पहले भी एक जानलेवा हादसा हो चुका है, लेकिन रानी ने उसे एक्सीडेंट बताया। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो, कुछ और हो, और रानी ने किसी के दबाव में आके झूठ बोला। एक काम करो। हाँ सर। रानी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, जरा पता तो चले कि रानी की मौत से घर के किस सदस्य को क्या फायदा होने वाला था। ओके सर। सर उस चोर का स्केच आइडेंटिफाई हो गया है। उसका नाम भदर है, पहले भी चोरी के जुर्म में 6 सजा काट चुका है। 3 महीने पहले उसकी रिहाई हुई थी। विकास सर, अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो, भदर के ठिकाने का पता लगाओ, उसका जल्द अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सर रानी का 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, जिसका नॉमिनी उसका पति मनोज है। विकास, पहली बार जब रानी के साथ जानलेवा हादसा हुआ तो घर पे कंचन नहीं मनोज था। कहीं ऐसा तो नहीं उसके हत्या की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद मनोज ने भदर को रानी की हत्या के लिए हायर किया और जूही के साथ मिलकर कंचन को फंसाने की कोशिश की ताकि हमारा शक उस पर ना जाए? हो सकता है सर। और हाँ सर, हम जल्द से जल्द भदर को पकड़ने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में ये भी पता लगाते हैं कि मनोज और रानी का रिश्ता कैसा था। सर यश की मम्मी रानी बहुत परेशान रहती थी उसके पापा से, बहुत मारता पीटता था, बहुत दुखी रखता था उसको। प्रिंसिपल साहब, आप तो जानते हैं कि यश की मम्मी का कत्ल हो चुका है, लेकिन कुछ दिन पहले वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जो हमें लगता है कोई हादसा नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें गिराया था। इन सभी घटनाओं की सही जानकारी हमें यश से मिल सकती है, इसीलिए मैं यश से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यश को बुलाता हूँ। बेटा, हम जानते हैं कि आपको आपके पापा भी अच्छे लगते हैं और मम्मी भी, लेकिन आप डरो मत, हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे। मम्मी ने मुझे बोला था कि वो बात मैं किसी को ना बताऊं।
बेटा हमारे साथ आपकी मम्मी की मम्मी भी है, आपका प्रॉमिस टूटेगा नहीं। उस रात जब मम्मी मुझे रूम में छोड़कर जैसे ही बाहर निकली, पापा उन पे चिल्लाने लगे। मैं रूम के बाहर आया और मैंने देखा, लेकिन जब मम्मी ठीक हो गई, पापा ने उन्हें कभी नहीं मारा। जब आपकी मम्मी भगवान के पास गई, उससे पहले आप उनसे मिले थे? हाँ, मैं रात को मम्मी से मिला था। मम्मी। यश, आप सोए नहीं अभी तक बेटा? आप भी तो नहीं सोई? मैं तो लेट सोती हूँ ना। आप जाओ और जाके सो जाओ। नहीं मम्मा, पहले आप सो जाओ। लेकिन सब तो सो गए, अब आपको बेड पे कौन लिटाएगा? मेरी टेंशन मत लो, तुम जाओ और जाके सो जाओ। मैं छोटी मम्मी को बुला लाऊं आपकी हेल्प के लिए? नहीं, मुझे जब नींद आएगी तो मैं खुद सो जाऊंगी। अब आप जाओ और जाके सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। सर, इस व्हील चेयर पर जो ब्लड ट्रेस हुआ है वो रानी के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब रानी का मर्डर व्हील चेयर पे किया गया, उसके बाद उसकी लाश को उठा के बेड पे रखा गया, और कंचन का रानी की डेड बॉडी को उठाकर बेड पे रखना पॉसिबल नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है, ओके सर। भदर का पता लग गया है तो हमें फौरन चल के भदर को अरेस्ट करना चाहिए। मुझे अब भी लग रहा है कि मनोज ने भदर के जरिए ही रानी का मर्डर करवाया होगा। गौर से देख इसे और बता, 15 मई की रात तू इसके घर गया था? हाँ साहब, गया था। तूने इसकी जान ली? हाँ साहब, मैंने मारा इसे, लेकिन साहब मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं मारा। तो फिर कौन था जिसने इसकी जान लेने के लिए बोला? चिल्लाने की कोशिश की तो गला दबा दूंगा। तिजोरी की चाबी निकाल, चाबी निकाल। तुम्हें जो चुराना है चुरा लो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चलाऊंगी, पकड़े जाओगे। मैडम ये आप, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो मार दो मुझे। मैं नहीं कर सकता मैडम। मैं जीना नहीं चाहती। नहीं मैडम। मुक्ति दे दो मुझे, मारे बिना तुम नहीं जा सकते। मैडम नहीं करती चोरी, जाने दीजिए मुझे। नहीं जा सकते, मार दो मुझे। जाने दीजिए मैडम प्लीज। मार दो मुझे, मुक्ति दे दो मुझे। मैं वहाँ बस चोरी करने के लिए गया था, उसको डरा कर वहाँ से चोरी करके भागना चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे उसका मर्डर करने के लिए कहा तो मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। साहब मैंने भागने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ दिया। उसने मुझे मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने उसे रानी की हत्या भले ही भदर ने की हो, लेकिन उसको इस हाल तक पहुंचाने वाले उसके अपने सगे संबंधी थे। उसके परिवार का हर सदस्य इसमें बराबर का हिस्सेदार था। फिर चाहे वो उसका पति मनोज हो, सास आभा, ननद कंचन, या फिर मनोज की दूसरी पत्नी जूही। रानी के साथ जो ज्यादतियां हुई उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन उसने जो कदम उठाया उसे भी कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। मनोज, आभा और कंचन को रानी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप में आईपीसी की धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया गया है, और वहीं जूही को रानी की हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे से यह सीखना बेहद जरूरी है कि हम अपनों की बातों को अनसुना ना करें, उन्हें सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें,
क्योंकि अगर रानी के अपनों ने उसकी बात सुनी होती, उसे समझा होता, उसका साथ दिया होता, तो आज शायद रानी हमारे बीच होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।